प्रतिभा ज्योतिराव फुले, मैं इन्हें वंदन करता हूं। आज के असंगठित कामगार सम्मेलन के सम्माननीय उद्घाटक जयदेव जी कवाड़े साहब, राष्ट्रीय मजदूर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुख्य मार्गदर्शक आदरणीय प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर, मेरे मित्र भुसावल से आए हुए कामगार नेता अरुण दामोदर जी, हमारे मित्र एडवोकेट राहुल बनारकर जी, मेरे मित्र एडवोकेट उदय मालाधरे जी, हमारे मित्र डॉक्टर अनवर सिद्दीकी साहब, हमारी बहन डॉक्टर मनीषा दाई ठाकरे, ठौरे साहब जिन्होंने प्रास्ताविक की और भी संचालन कर रहे हो, हमारे मित्र कैलाश बोमले जी, नागपुर जिला के ग्रामीण के पीपल्स लिबरल पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय नरेंद्र जी डोंगरे जी, और उपस्थित भाई और बहनों, असंगठित कामगार सम्मेलन लेने के लिए मैं काफी दिन से प्रयासरत था और तमाम मजदूरों से इस संदर्भ में मैं बात कर भी रहा था, उनको बता भी रहा था कि ये सारी चीजें घटित होने वाली है। सरकार की भूमिका अपने विषय में कोई अच्छी नहीं है, उनको समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मजदूरों को ऐसा लगता था कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, हम उनको कुछ बहकाने की बातें कर रहे हैं। हकीकत में यह है कि मैं कभी भी किसी को बहकाने की बात नहीं करता, जो सही है वो मुंह पे बोलने का मेरा प्रयास होता है और मैं समझाने की कोशिश करता हूं, कोई माने या न माने, ये मेरा अपना तरीका रहा है कि जो है वो मुंह पर बोल दिया जाए, और जो आने वाले जो खतरे हैं कामगारों को लेकर वो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया था। मैं कुछ बातें यहाँ पे 84 से 83-84 से हमारे दूध डेयरी के जो कामगार कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर में काम कर रहे थे, उनको अभी यानी 1999 में परमानेंट हो जाना चाहिए था, वो आज परमानेंट हुए। यानी 99 में वो तब भी वहां पे कुछ कम्युनिस्ट यूनियन थी, कोई दूसरी यूनियन आई, उन्होंने भी उनको परमानेंट नहीं किया, और कुछ तो वहां के अधिकारियों का हरमी बना था और कुछ कामगारों की लापरवाही की वजह से वो लोग परमानेंट नहीं हो सके थे। लेकिन आज भी जिन 40 कामगारों को दूध डेयरी के बंद कर दिया गया था, पिछले हमारे कामगार सम्मेलन के अंदर में जिस दिन हमारा कामगार सम्मेलन था उस दिन उनको हम लोग कोर्ट से केस जीते और उनको काम पर चढ़ाए थे। और आज दूसरा हमारा कामगार सम्मेलन है जिसमें आज 17 कामगारों को हमने परमानेंट कराया। उसके लिए भी हमारे एडवोकेट साहब लोगों की हम लोगों को तमाम उनकी हमको मदद लगी, उन्होंने हमको तमाम सहकार किया। लेकिन जिस तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक कोराड़ी में मुझे 25-30 लाख रुपए का प्रॉब्लम मिलता था, उसी तरीके से दूध डेयरी के अंदर में मंत्रालय से सेक्रेटरी का मार्फत यानी इन अधिकारियों का आदेश आया था कि विजय पाटिल को मैनेज किया जाए। लेकिन आज तक कवाड़े सर के साथ रहते हुए विजय पाटिल किसी को भी 1 रुपए का दाग विजय पाटिल के ऊपर नहीं है, और आज तक विजय पाटिल किसी के प्रलोभन में आया नहीं। भले ही टूट चुका हूं, लेकिन अपना ईमान मैंने आज तक नहीं बेचा। मैंने ये बात सर को भी बताई थी, जब सर इलेक्शन में खड़े तब मेरे को 20 लाख रुपए का ऑफर आया था। लोग कांग्रेस वाले मुझे कह रहे थे अरे आप ले लो 20 लाख रुपए, आपका उम्मीदवार हारने वाला है। मैंने उनसे एक ही बात कहा कि आप लिख लो कि हारने वाले उम्मीदवार के साथ में भी ईमानदार लोग हैं, और वो ईमानदारी आज तक इस मोमेंट के अंदर में मैं लेकर चल रहा हूं। मेरी माँ ने भी मुझे वो सिखाया था, और मैं कवाड़े सर के साथ मैंने भी आने के बाद में उनके साथ में जब मैं उस समय दलित मुक्ति सेना से आया तब मैं भी उस मोमेंट के अंदर में अपने आप को पूरी तरीके से मैंने झोंका, और मैं आज भी पूरी ईमानदारी से कामगारों का काम कर रहा हूं। मैं इतना बता देना चाहता हूं, जिन 17 लोगों को हम लोगों ने परमानेंट कराया, परेशानी काफी आई, टूट चुके थे कामगार,
और जो लोग हमारे पास से 40 लोगों को काम पर चढ़ाया था जयदेव जी, उसमें से 17 कामगार हमारे पास से अलग गए। हमारा काम हो गया, काम पर चढ़ा दिया। कामगारों के भी फिक्र देखिए, ये इतिहास है। जिन कामगारों को काम कर दिया जाए वो कामगार बेईमान होता है कभी कभी, कि जिन 40 कामगार को हमने काम पर चढ़ाया उसमें 17 कामगार हमारे पास से अलग चले गए। वो हाई कोर्ट में गए सलीम खान वकील के पास में, और ये बाकी के 17 कामगार हमारे पास में आए। और ये 17 कामगार मेरे पास में आए, या वकील साहब हमारे विरोध में काम कर रहे थे, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से बजा रहे थे, और उतनी ही ईमानदारी से काम हम अपना कर रहे थे। उन 17 कामगारों का हमने 8 महीने के अंदर में किया और उनको परमानेंसी का ऑर्डर दिलाया। और जो 4 साल हो चुके वो हाई कोर्ट के अंदर में गए हमारे हमसे अलग होकर, आज भी उनकी केस टेबल के ऊपर में नहीं आई है। ये शोकांतिका है। हम चाहते थे कि वो भी परमानेंट हो, हम चाहते थे कि उनका भी काम होना चाहिए, लेकिन हमको कामगारों का हम विरोध नहीं करते। हम भी आज उनको भी मदद करने के लिए हम आज भी तैयार है, लेकिन वो हमारे पास में आए तो हम करें। लेकिन वो हमारे पास में आना नहीं चाहते, नहीं आना चाहते तो हमने उनको उनके हाल के ऊपर में छोड़ दिया। जो अपने पास साथ में हम उनका विचार क्यों करें? हमारे साथ में जो है हम उनका काम करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको हमने किया। उसमें से हमारा एक बंदा छूट गया है, उसका भी काम आने वाले समय के अंदर में जो रायपुर है उसको भी प्रमाण किए बगैर हम चैन से नहीं बैठूंगा। आपको भी सुहेग रायपुर, आपको चिंता करने की गरज नहीं है। मैं यहाँ पर एक सभा के साथ में आपके सामने हम आपको बोल रहे हैं कि आपको भी परमानेंट किए बगैर विजय पाटिल शांत नहीं बैठेगा, चाहे कितने भी रोड़े अटकाए जाए। आप परमानेंट हो गए, ये मेरा वादा है। मैं यहाँ पूरी सभा के साथ में आपसे अपना कमिटमेंट कर रहा हूं। लेकिन दूसरी एक चीज मैं बता दूं, यहां पर काम करते वक्त मैं गोंदिया गया, गोंदिया के लोग यहां पर हैं, गोंदिया के लोग किस परिस्थिति में काम कर रहे थे वो वही जानते हैं। आज आप लोग बोल रहे हैं ना वकील साहब के लाड़ पागे कि वो सारी चीजें लागू की जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, उसकी अमल बजावनी नहीं होती। और वो लाड़ पागे आयोग क्या है ये किसी को नहीं पता है, वो आप तक सीमित है और सरकार तक सीमित है। वो कामगारों तक क्या है वो अभी तक वो नहीं आया हुआ है, और कामगारों को उसका बेनिफिट कैसे लेना ये भी उसको कामगारों को आज नहीं पता है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने एक चीज बताई कि एसटी महामंडल का कॉन्ट्रैक्ट उनको 2,10,000 में दिया गया, उसके बाद में 1,10,000 में है, उसके बाद में 99,000 के अंदर में है, उसके बाद में उसको क्या करना है वो मैं इतना जानता हूं कि 5% से बिलों में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता, ये गवर्नमेंट का नियम है। और जो आदमी कम से कम ज्यादा से ज्यादा बिलों के अंदर में वो लेगा तो उसको अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा। ये बात उस कॉन्ट्रैक्टर ने ध्यान में रखनी चाहिए, ये बात हमारे मजदूरों को भी समझ में आना चाहिए। कितने भी बिलों में वो ले ले, लेकिन उसको महाराष्ट्र शासन के नियमानुसार तो मिनिमम वेजेस तो देना ही पड़ेगा, वो नकार नहीं सकता उस बात से। ये बात हमारे कामगारों में सुन लेनी चाहिए कि आपको जो पेमेंट आप में मिल रहा है कितना पेमेंट आप लोगों को मिलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने जो मिनिमम तैयार किया हुआ है उससे कम तो आपको मिलना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर अलाउंसेस पकड़ के उसके ऊपर में आपको पगार मिलनी चाहिए। लेकिन आज मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, अगर कामगारों की अगर लड़ने की तैयारी है तो कामगारों के फायदे के लिए, उनके पूरे हक दिलवाने के लिए विजय पाटिल अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। इस सभा के अंदर मैं बोल रहा हूं, आज सब लोगों ने बताया कि इसके लिए हमने आंदोलन किए। मैं ये बता दूं कि लोग यहाँ कानून से डरते हैं। मैंने कोरोना के अंदर में आंदोलन किया, कोरोना के अंदर में अपने ऊपर में केस लगाया। कोराडी के लोग यहाँ पर बैठे उनको मालूम है परमिशन नहीं दे रहे, परमिशन दो या मत दो, लेकिन मेरे कामगारों को न्याय नहीं मिलता, उनको मजदूरी नहीं मिलती, उनका हक उनको नहीं मिलता। चाहे कोरोना लगे या प्लेग है, मैं उसके अंदर में उनको हक दिलाने के लिए मैं आंदोलन करूंगा। नहीं तो आप में अगर ताकत है आप उनको न्याय देकर, मैं आंदोलन नहीं करता, आप उनको न्याय दो। अगर आप उनको न्याय नहीं दे सकते तो फिर मेरा आंदोलन होगा। ये बात मैंने की, मेरे ऊपर में केसेस लगी, मैंने केसेस लड़ी और केस हम लोग जीते भी हैं, अपने सबको बरी करवाया केसेस से। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं, गोंदिया से जो लोग यहाँ पर आए सर, नया कॉन्ट्रैक्ट आया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट भाग गया, इनके 2,40,00,000 रुपए डूबने वाले, दे नहीं रहे थे। ग्रैंड आएगी तो देंगे, ग्रैंड आएगी तो देंगे। अरे ग्रैंड आएगी कब?
मैंने वहां के डीन को पकड़ा, ये परमिशन उसको आपने जाने की कैसे दी? आपने उनके एनओसी लिए क्या? उनका पूरा हक दिए बगैर कॉन्ट्रैक्टर जा नहीं सकता, ये नियम है, आपने जाने कैसे दिया? हमने आंदोलन करके 2 करोड़ 40 लाख रुपए मजदूरों के हमने दिलवाए। और उस आंदोलन के अंदर में जिन कामगारों को बंद किया था उन कामगारों को भी काम पर लेने लगाया। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बाकी नियम के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति बंद करने के लिए मेरा प्रयास है। हम तमाम जो हमारे पास सहकारी हैं, सबका प्रयास है कि कामगार पद्धति बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? आज जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति जिन लोगों को मिल रही है, ठेका जिन लोगों को मिल रहा है, वो कोई सामान्य लोगों को ठेका नहीं मिल रहा, वो कॉन्ट्रैक्टर को ठेका नहीं मिल रहा। यहाँ के जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, वो गुंडे लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो गुंडे लोग कामगारों के ऊपर में अन्याय करते हैं, इनको धमकाते हैं, इनको डराते हैं, इनको जो मुनाफा इनकी जो रोजी देना चाहिए वो उनको नहीं देते। और उन गुंडों से लड़ने के लिए आज मैं कोराड़ी में काम कर रहा था, मेरे पीछे गुंडे लगे थे। मैंने जयदीदा भाई से कहा था, अगर मैं यहां पर काम कर रहा हूं, अगर मेरे पीछे गुंडे लगे हैं, कैलाश भाई से ही बोला था, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ आप लोग क्या मोहब्बत, मेरे मरने के बाद में मोमबत्ती जलाने के लिए हो? आज मजदूरों को हक चाहिए तो मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे, रास्ते पे नहीं आओगे, डरोगे, जितना डरोगे तो कॉन्ट्रैक्टर गुंडागर्दी करे, तो चाहता ही मजदूर डरे और मजदूर को डराकर उसका शोषण करे। अगर जब आप डरोगे नहीं, आप अन्याय का प्रतिकार करोगे, तो कॉन्ट्रैक्टर को भी विचार करना पड़ेगा आपके ऊपर में अन्याय करने के लिए। अगर आप एकजुट रहोगे तो आप पर कोई अन्याय नहीं करेगा, और आप एकजुट नहीं रहोगे तो आप पर अन्याय होगा। आज जितने वक्ताओं ने यहाँ पर बात की है, सभी ने बोला कि हमको संगठित होकर लड़ने की बात है। मैं यहाँ पर एक आह्वान करता हूं कि ताई ने जो बोला कि 7 लाख लोग उनके साथ में है, वो हमको हमारे साथ में मिलकर लड़ने के लिए तैयार है, कामगारों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ वकील साहब है, कास्ट्राइब यूनियन के लीडर है, उन्होंने भी कहा कि हम आपको मदद के लिए तैयार है। यहाँ पे डॉक्टर अनवर सिद्दीकी साहब है, समाधान कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो चेयरमैन है और इस जमात इस्लामी हिंद के वो पदाधिकारी है, उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ में। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन हम आंदोलन का आह्वान करना करेंगे कामगारों के हक के लिए, जिस दिन हम बड़ा मोर्चे का आंदोलन करेंगे, कामगारों की सरकार के विरोध में लड़ने की बात करेंगे, तब आप तमाम लोगों ने अपने सहकारियों के साथ में इन मजदूर के हक के लिए अपना काम धाम छोड़ के, अपने साथियों को साथ में लेके हमारे आंदोलन के अंदर में सहभागी हो गए और हम एकजुट होकर लड़ेंगे, तब हम अपने मजदूरों के हक दिला सकेंगे, इस देश को बचा सकेंगे। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस एक बात कहना चाहता हूं और अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। सब लोग अभी 4 महीने के बाद में इलेक्शन आने वाले हैं और सारे लोग आप लोगों के पास में आने वाले कि मुझे वोट दो। उनसे पूछना चाहिए अपना हम लोगों ने कि हम मजदूर हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे हक के लिए आप क्या बात कर रहे हो? जिन कामदार खासदार को हमने चुन कर दिया, वो आमदार खासदार वो विधानसभा में, लोकसभा में जाकर वहां बैठते हैं, उनका मानधन एक झटके के अंदर बढ़ता, कोई भी विरोधी आमदार खासदार उसका विरोध नहीं करता, लेकिन मजदूर की रोजी बढ़ाने के लिए उनको 5 साल तक विचार करना पड़ता। जब इलेक्शन आता तब 10-20 रुपए की बढ़ा दिया जाता है। ये क्या तरीका है? कामगारों की मजदूरी बढ़ाने के लिए कोई विचार नहीं तुम्हारे पास, कोई बात नहीं करने के लिए आपके पास समय नहीं है। ये बात आने वाले समय के अंदर में हम नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, दौर इलेक्शन में कहां कोई इंसान नजर आता है? दौर इलेक्शन में कहां कोई इंसान नजर आता है? कोई हिंदू, कोई दलित, कोई मुसलमान नजर आता है? दौर इलेक्शन में कहां कोई इंसान नजर आता है? कोई हिंदू, कोई दलित, कोई मुसलमान नजर आता है? बीत जाता है जब इलाकों में इलेक्शन का दौर बीत जाता है, जब इलेक्शन में बीत जाता है, जब इलाकों में इलेक्शन का दौर, तब हर शख्स रोटी के लिए परेशान नजर आता है, तब हर शख्स रोटी के लिए परेशान नजर आता है। मैं इतना कहना चाहता हूं सबको, मेरे गोंदिया से आए हुए लोग साथी, नागपुर के SDFC कोटक, दूध डेयरी, आरोग्य विभाग के तमाम साथियों से मैं इतना कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, सर के मार्गदर्शन के अंदर में लड़ रहा हूं, गवर्नर सर के मार्गदर्शन के अंदर में, और पूरी ईमानदारी से हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूं
कि आपको जब आंदोलन की गरज होती है तब मैं आपको आंदोलन की बात करता हूं, जहां कोर्ट की लड़ाई लड़ने की होती है तब मैं कोर्ट की लड़ाई की बात करता हूं। तो हमको दोनों तरह की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। अगर हमको इधर से न्याय नहीं मिलता तो हमको उधर से न्याय मिलेगा। हमको डरने की कतई गरज नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर लोगों को कामगार संगठित नहीं चाहिए। अगर कामगार संगठित हो गया तो उसको आपका हक उनको देना पड़ेगा, और वो आपका हक देना नहीं चाहता। अगर हमको अपना हक चाहिए तो उसके लिए हमको संगठित रहना पड़ेगा। जैसे पहले कहा, जो लोग संघर्ष करते हैं वही यशस्वी होते हैं। तो हम अगर संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, तो हम अपनी लड़ाई जीतेंगे। हम हारने वालों में से नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिए हैं, तमाम पीएफ ग्रेजुएटी का, किमान वेतन का, इंश्योरेंस का, सारी चीजें कामगारों के भलाई के जो उन्होंने कायदे बनाए हैं, वो कायदे बनाने के लिए, वो कायदे टिकाने के लिए हम तमाम कामगार और हमारे तमाम साथी मिलकर, सब तमाम साथी उस लड़ाई के अंदर में हमको सहयोग करेंगे। यही अपेक्षा करता हूं और अपने शब्दों पर यही विराम देता हूं। जय हिंद।